भैया बहनों, आज हम लोग दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जब हम दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ देंगे तो उस जोड़ने के बाद अब आवेशों का मान उनके ऊपर कितना होगा, इसी के बारे में अध्ययन करना है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे कि मान ले हम लोग कि दो अलग अलग चालक हमारे हैं ए और बी, जिनकी धारिता C1 और C2 है। यह पहला चालक जिसकी धारिता चलिए मान लीजिए ए है, इसकी धारिता C1 है, और दूसरा चालक बी है जिसकी धारिता C2 है। ये दो अलग अलग पृथक्कृत हमारे चालक हैं और इनको मान लेते हम कि पहले को Q1 आवेश दिए हैं, दूसरे को Q2 आवेश दिए। अब Q1 Q2 आवेश देने के कारण इसको Q1 आवेश दिए और इसको Q2, जिसके कारण से इसका विभव V1 है और इसका विभव V2 है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो Q1 बराबर क्या होगा, C1 V1, और Q2 बराबर हो जाएगा C2 V2, ठीक है। इस तरह से दो चालकों को अगर हम लोगों ने जिनकी धारिता C1 C2 है क्रमशः उनको Q1 Q2 आवेश दे दिए हैं, उनका विभव V1 और V2 हो तो Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2। अब ध्यान देंगे, यदि इन दोनों चालकों को हम एक पतले तार की सहायता से जोड़ दें, तो पतले तार की सहायता से जोड़ दें तो क्या होगा कि उच्च विभव वाले चालक से आवेश निम्न विभव वाले चालक की ओर जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। अब इन्हीं को मान ले हम एक पतले तार के द्वारा जोड़ दिए, ठीक है। अब जोड़ने पर अब हम यह मान लें कि ए का विभव ऊंचा है, मतलब ये ज्यादा पॉजिटिव है, अब बी का विभव निम्न है। तो अब ए से बी की ओर आवेश जाएगा और तब तक जाएगा जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाएगा। मान लेते कि इनका जो कॉमन विभव अब जो है वो क्या हो गया, V हो गया। तो ध्यान देंगे, हम लोग जानते हैं कि जो पुनर्वितरण होगा, लेकिन जोड़ने से पहले जितना आवेश है इनके देखिएगा, पहले Q1 और इसका Q2, तो टोटल आवेश क्या हो गया Q1 प्लस Q2। तो जोड़ने के बाद भी कुल मात्रा उतनी ही रहेगी, अर्थात आवेश आपको मालूम है कि नष्ट तो होगा नहीं, ठीक है। आवेश देखिए कुल मात्रा जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद बराबर ही रहेगी। अब ध्यान दें कि यदि ये जो दोनों चालक हैं ये पर्याप्त दूरी पर होंगे तो एक दूसरे के ऊपर वैद्युत प्रभाव नहीं डालेंगे, और इनको जोड़ने वाले जो तार है वो पतला हो और उसकी धारिता नगण्य हो, अर्थात वह आवेश को धारण न करे, ठीक है। तो अब इस स्थिति में इन दोनों चालकों की जो संयुक्त धारिता है वो संयुक्त धारिता कितनी हो जाएगी, C1 प्लस C2। संयुक्त धारिता को यदि हम C से प्रदर्शित करें तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, ठीक है। और इन आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात जो चालकों का उभयनिष्ठ विभव, कॉमन विभव जो V है, अब वो V बराबर क्या होगा, तो आप जानते हैं कि विभव बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता होगी। अरे ये देखिए V=Q/C, यही फार्मूला है, ठीक है। तो इस तरह से V बराबर कुल आवेश, तो कुल आवेश कितना है Q1 प्लस Q2, और कुल धारिता कितनी है C1 प्लस C2। तो इस तरह से यहाँ पर आपका Q1 प्लस Q2/C1 प्लस C2। अब Q1 Q2 का मान आप रख सकते हैं, रख दीजिए। Q1 का मान हो जाएगा C1 V1 और Q2 का मान C2 V2, ठीक है, और नीचे आपका C1 प्लस C2। इस तरह से जो उभयनिष्ठ विभव होगा वह कितना हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2/C1 प्लस C2। इसको हम समीकरण 1 बना लें क्योंकि इसकी भी कई जगह हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, मान ले कि आवेशों का जो पुनर्वितरण हो रहा है उससे चालक A पर जो आवेश है अब वो कितना हो गया पुनर्वितरण के पश्चात, पहले कितना था Q1, ठीक है, और उसमें कितना था Q2। लेकिन जब आवेश का स्थानांतरण हुआ है अब इससे कुछ आवेश B पर गया है, क्योंकि हमने यह मान लिया कि इसका जो विभव है वो उच्च विभव पर है और यह क्या है निम्न विभव पर है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश गया। तो अब देखिए, अब जो विभव बचा A पर उसको हम Q1 डैश मान लें और इस पे जो विभव बचा वो क्या मान लें Q2 डैश मान लें, ठीक है। A पर विभव पुनर्वितरण के बाद Q1 डैश और B पर विभव Q2 डैश, ठीक है। अब देखिए, अब Q1 डैश का मान क्या हो जाएगा, Q1 डैश का मान क्या होगा, तो Q बराबर CV होता है, ठीक है। तो धारिता तो नहीं बदल रही है A की, तो धारिता तो भाई आपको मालूम नियत ही होती है, तो A की धारिता क्या है C1, तो Q बराबर CV होता है। ध्यान देंगे Q बराबर CV, तो Q1 डैश बराबर
धारिता C1 और विभव कितना है। अब जो विभव है संपर्क करने के बाद वो कितना हो गया है, V हो गया है, तो आप क्या लिख देंगे, V। इसी तरह से अगर हम Q2 डैश की बात करें, दूसरे जो B वाला हमारा चालक है उस पे जो आवेश होगा Q2 डैश, वो क्या हो जाएगा, उसकी धारिता C2 और विभव क्या है, V। ठीक है, दोनों का विभव क्या हो गया, समान हो गया है। इस तरह से अगर हम इनका अनुपात ले लें Q1 डैश अपान Q2 डैश, तो क्या हो जाएगा, C1V अपान C2V, तो V से V कट जाएगा और जो मान हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा, C1 अपान C2। अर्थात आपको क्या दिख रहा है कि दो आवेशित चालकों को परस्पर यदि हम किसी चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं तो उन पर जो पुनर्वितरित आवेशों का जो अनुपात है, आवेशों का पुनर्वितरित आवेश, ठीक है, वितरण के बाद जो आवेशों का जो अनुपात है वह उनकी धारिताओं के अनुपात के क्या है, बराबर होता है। ठीक है, तो पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपात के क्या हो गया, बराबर हो गया। इस तरह से ध्यान देंगे जिसकी धारिता जितनी अधिक होगी, ठीक है, उस पर उतना ही अधिक पुनर्वितरण के बाद होगा। अब हम देखें कि स्थानांतरित होने के बाद ए आवेश की मात्रा कितनी है, जो क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर चार्ज है वह कितना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे हम लोग कि पहले तो चार्ज कितना था, Q1, ठीक है, अब उसके बाद उस पर कितना बच गया, अब Q1 डैश कम हो गया, तो कितना कम हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से उसे हम लोग निकाल सकते हैं कि पहले हमारे पास अगर मान लेते हैं कि 10 रुपये था, अब कितना बच गया, 8 रुपये, तो कितना हमारा रुपये खर्च हो गए, तो टोटल में से पहले जितना था बाद में जो बचा घटा लेंगे, मिल जाएगा। तो पहले कितना था Q1, अब कितना है Q1 डैश, तो बचा हुआ जो आवेश है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए स्थानांतरित जो आवेश होगा, तो स्थानांतरित आवेश कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q1 डैश, पहले Q1 बाद में बचा कितना Q1 डैश, तो कितना स्थानांतरित हुआ घटा लेंगे, तो Q1 का मान क्या था C1V1 और Q1 डैश का मान क्या था, तो C1V। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे कि देखेंगे कि C1 कॉमन है तो C1 को बाहर ले लेंगे, तो V1 माइनस V। अब देखिए C1 V1 माइनस, ठीक है, अब देखिए V का मान हम लोग भरते हैं, V का मान क्या है, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, रख दीजिए इसे, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व थोड़ा सा कर लें, एलसीएम क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, तो आप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 इसमें गुणा हो जाएगा, तो C1 V1 प्लस C2 V1, ठीक है, माइनस, अब ये बचेगा आपका C1 V1 माइनस C2 V2। देखिए माइनस इनके कार्य से इसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, नहीं तो चाहते हैं तो एक लाइन और आप करना चाहते हैं तो इसको भी प्लस रखिए, जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा, माइनस। इस तरह से आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि C1 V1 यहाँ भी है प्लस और यहाँ पे क्या माइनस, तो ये चीज़ आपका कट जाएगा, तो जो बचता है उसको नोट कर लें, तो हो गया C1 और बचेगा क्या C2 V1, ब्रैकेट में देखिए C2 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब इसमें देखेंगे C2 ऊपर कॉमन है, तो जो C2 कॉमन है उसको हम बाहर ले लेंगे, तो मिल जाएगा हमारे पास C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इस तरह से हमें जो प्राप्त हो रहा है Q1 माइनस Q1 डैश, वह मिल जा रहा है C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो इस तरह से कितना आवेश स्थानांतरित हुआ है, तो स्थानांतरित आवेश का मान यह प्राप्त हो गया। ठीक है, चाहे तो इसको हम लोग यहाँ व्यवस्थित कर लें, देखिए C1 C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, इस चीज को। तो अगर आपसे स्थानांतरित आवेश की मात्रा पूछी जाएगी किसी प्रश्न में, तो आप सीधे डायरेक्ट इस फार्मूले का उपयोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप स्थानांतरित आवेश की मात्रा अर्थात Q1 माइनस Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, पहले की धारिता दूसरे की धारिता, ब्रैकेट में पहले का विभव माइनस दूसरे का विभव बटे पहले और दूसरे की धारिता का योग। इस तरह से आप सीधे स्थानांतरित आवेश का मान ज्ञात करना इस फार्मूले का उपयोग कर लेंगे।
अब हम लोग इसमें अगले टॉपिक में आते हैं कि देखिए जो आवेशों के जो पुनर्वितरण होता है इसमें कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, ठीक है। तो लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में अब हम लोग पढ़े कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का लॉस कितना हो रहा है, ह्रास कितना हो रहा है। अब देखिए जब हम आवेश को उच्च विभव से निम्न विभव वाले चालक की ओर जब हम आवेश का प्रवाह करते हैं, जब उनको जोड़ते हैं तो आवेश देखिएगा उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव की ओर बहने लगता है। तो इस प्रक्रिया में कुछ न कुछ कार्य होता ही है, ठीक है। तो ध्यान देंगे भले ही मात्रा टोटल जो आवेश की मात्रा है वह समान रहेगा, लेकिन उनकी कुछ स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है, ठीक है। तो यह इसको अगर हम देखना चाहें कि कितनी कम होती है, कितनी ऊर्जा लॉस हो जाती है, तो हम करेंगे क्या, तो जोड़ने से पहले कुल उनकी स्थितिज ऊर्जा निकाल लें और जोड़ने के बाद कुल निकाल लें और उनका अंतर ले लें और देखिए अंतर क्या आता है, ठीक है। तो यदि अंतर 0 आ जाए तो इसका मतलब कि कोई ऊर्जा लॉस नहीं हुआ है। यदि अंतर कुछ आता है और पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब यही होगा कि कुछ न कुछ ऊर्जा हमारी लॉस हो गई है, ठीक है। तो अब चलते हैं इस पे। तो ध्यान दें कि जोड़ने से पहले, ठीक है, पहले चालक की जो स्थितिज ऊर्जा है वह कितनी है, U1 अगर उसे हम मान लें तो U1 बराबर कितना होगा, पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि 1/2 CV², यही होता है, जैसे 1/2 CV² होता है फार्मूला स्थितिज ऊर्जा का। तो पहले चालक की बात करें तो पहले चालक की धारिता क्या है, C1, और विभव कितना था, V1, जोड़ने से पहले, ठीक है। तो पहले चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो हो जाएगी 1/2 C1V1²। इसी तरह से दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा जोड़ने से पहले, ध्यान रखेंगे इस चीज को, 1/2 C2V2²। तो जोड़ने से पहले उनकी यह ऊर्जा हो गई, तो कुल ऊर्जा कितनी हो गई, तो जोड़ने से पहले जो कुल ऊर्जा होगी तो U1 प्लस U2, पहले की प्लस दूसरे की, जोड़ लीजिए। तो आप देखेंगे इसको 1/2 कॉमन ले लेंगे, दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, C1V1² प्लस C2V2²। इस तरह से जोड़ने से पहले की जो कुल ऊर्जा है U बराबर वह हो गई 1/2 C1V1² प्लस C2V2²। इसको समीकरण 2 बना ले हम लोग, ठीक है। अच्छा से अब हम लोग दोनों चालकों को जोड़ लिए, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा निकाल लिए हैं, अब जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा निकालना हमें। अब ध्यान दें दोनों चालकों को यदि हम जोड़ लेते हैं तो जोड़ने पर जो उनकी संयुक्त धारिता है वह क्या होती है, तो आपको पहले ही मालूम है C1 प्लस C2, संयुक्त धारिता कितनी है, C1 प्लस C2, ठीक है। अब ध्यान देंगे और उनका जो उभयनिष्ठ विभव है वो कितना हो जाता है, V होता है। तो जोड़ने के बाद दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा यदि हम निकालना चाहें और उसको हम लोग U डैश मान ले, U डैश माने तो वह कितना होगा, तो U डैश बराबर फार्मूला यही होगा 1/2 CV²। C का मान कितना है, C1 प्लस C2, और V², तो V का मान तो जोड़ने वाले की विभव तो V ही है। इस तरह से U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V²। यह हो गई उनकी कुल स्थितिज ऊर्जा। हाँ एक चीज और, अभी V का मान हम लोग भर दे समीकरण 1 से, ठीक है। तो V का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो C1 प्लस C2 इंटू V का मान समीकरण 2 से रखेंगे तो V का मान कितना है, C1V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। इस चीज को हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा C1V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। इस तरह से हम लोगों ने मान भर दिया V का। अब इसको एक मिनट, स्क्वायर है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, या तो अभी छोड़ दें, अभी इसको हम समीकरण 3 बना लें। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा यह है और जोड़ने के बाद यह है, तो ऊर्जा का कितना ह्रास हुआ या नहीं हुआ इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, घटा दें, अंतर ले लें। तो हम लोग जोड़ने से पहले जो कुल ऊर्जा थी वो U थी और जोड़ने के बाद क्या है, U डैश। तो ऊर्जा का जो लाश उसे हमें निकालना है तो क्या कर देंगे, U माइनस U डैश, ठीक है। तो ऊर्जा में जो ह्रास होगी उसका मान क्या होगा, U माइनस U डैश। अब हम लोग मान भर दें तो नेट देखिए U माइनस U डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो U का मान है 1/2
C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस U डैश का मान कितना है तो 1/2 C1 प्लस C2 ब्रैकेट में C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक चीज देखिए, इसको हम लोग चाहते तो काट लिए होते हैं, देखिए C1 प्लस C2 बटे में ना स्क्वायर है, चलिए ठीक अगले लाइन में कर देते हैं। तो देखिए 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए जैसे दोनों का स्क्वायर है ना, तो हम लोग इसको ऐसे कर ले, ऊपर का अलग स्क्वायर कर दिए, नीचे का अलग, तो इससे क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर आपका कट जाएगा, तो नीचे क्या बच जाएगा, सिर्फ C1 प्लस C2। तो इस तरह से ये मिलेगा 1/2 और इसका स्क्वायर करिए अब ऊपर वाले का, तो देखिए नीचे जो बच रहा है उसको पहले लिख ले, नीचे बच गया C1 प्लस C2, ऊपर जो मान है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, तो पहला का वर्ग मतलब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2, ठीक है। इस तरह से इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए, अब हम लोग एलसीएम ले लें C1 प्लस C2, तो क्या हो जाएगा, ऐसा है 2 C1 प्लस C2 ले लें, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाना है, तो C1 प्लस C2 का गुणा हो जाएगा, तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट को तोड़ दिया जाए, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 V2, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए इसमें, तो हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, देखिए C1 का गुणा पहले इसमें फिर इसमें करेंगे ना, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर प्लस अब C2 का गुणा करेंगे, तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और इधर जो मान है उसे लिख लिए, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 V2 बटे में 2 C1 प्लस C2। अब यहाँ देखिए कुछ कट जाएंगे, जैसे देखिए C1 V1 स्क्वायर पॉजिटिव है और इधर C1 V1 स्क्वायर क्या है, नेगेटिव, तो ये चीज कट गया। उसी तरह से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, तो ये भी चीज आपका कट गया। तो इस तरह से अब जो आपके पास बचता है उसमें क्या बच रहा है, देखिए एक चीज और देखिए, C1 C2 इसमें भी है और C1 C2 इसमें भी है, तो C1 C2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो C1 C2 कॉमन ले लेंगे, तो C1 C2 कॉमन लेंगे, तो इसमें क्या बचा, V2 स्क्वायर, इसमें क्या बचा V1 स्क्वायर, ठीक है, और इसमें क्या बच रहा है, तो -2 V1 V2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, ठीक है। अब देखिए, अब C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 हो गया, और इसे देखिए V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 है ना, यह A माइनस B का होल स्क्वायर जैसा है ना, ये क्या हो गया आपका V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपके पास जो U माइनस U डैश का मान आया वह कितना आया, C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि C1 C2 बटे में जो आपको मान दिख रहा है, तो C भी पॉजिटिव, C1 भी पॉजिटिव और C2 भी पॉजिटिव है, तो ये मान पॉजिटिव,
V1 माइनस V2, तो देखिए जो भी मान आएगा उसका स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो अगर ये ऋणात्मक भी आता है तो भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इस तरह से ये जो व्यंजक हमको मिल रहा है तो इसमें C1 C2 दोनों धनात्मक हैं और V1 माइनस V2 वर्ग होने के कारण ये भी एक धनात्मक संख्या है। तो इस तरह से अंश और हर दोनों हमारा धनात्मक है, तो यह जो अंतर है ये कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा ना हमको, बताइए। तो कोई पॉजिटिव अंक मिला, तो पॉजिटिव मिला तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जब हम अंतर लेंगे, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा और जोड़ने के बाद जो कुल ऊर्जा है इसका अंतर ले रहे हैं, तो एक हमें पॉजिटिव संख्या मिल रही है, अर्थात कि कुछ न कुछ ऊर्जा लाश हो रही है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है, और कितना होता है, तो C1 C2 अपान 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जोड़ने के बाद ऊर्जा का ह्रास ज्ञात करिए, धारिता आपको दिया हो और जोड़ने से पहले उनका विभव दिया हो, तो आप डायरेक्ट इस सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कर लेंगे। और हाँ, ध्यान दें, ये ऊर्जा का जो ह्रास होता है उसका कारण क्या है, तो जब हम दो चालकों को जो आवेशित हैं उनको हम जोड़ते हैं तो एक से दूसरे में आवेश का प्रवाह होता है, और किससे होता है, जिससे हम जोड़े हैं, ठीक है। तो जो तार से जोड़े हैं उस तार में कुछ न कुछ ऊर्जा का लाश हो जाएगा प्रवाह में, क्योंकि तार में जो हमारे, आपको मालूम है कि चालक में आवेश का प्रवाह होता है, तो आवेश के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होती है, किसके कारण, प्रतिरोध के कारण, ठीक है। तो प्रतिरोध के विरोध में जो यह आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो कुछ न कुछ इनकी ऊर्जा लाश हो जाएगी उसके विरोध में, विरोध के कारण। दूसरा है कि जब हम जोड़ते हैं तो कुछ चिंगारियां निकलती हैं, प्रकाश उत्पन्न होता है, तो इसमें कुछ ऊर्जा लाश हो गई, ठीक है। जोड़ेंगे तो जो कुछ ध्वनि भी उत्पन्न हो जाती है, तो ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि ये सब जो उत्पन्न होती है जोड़ने पर, तो इस जोड़ने के कारण कुछ ऊर्जा हमारा लाश हो जाता है और कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में। आप मालूम है जब किसी चालक से धारा प्रवाहित करते हैं, आवेश प्रवाहित करते हैं, तो चालक कुछ गर्म हो जाता है प्रतिरोध के कारण, तो वह गर्म होने से जो उष्मा उत्पन्न हो रहा है हमारा, वह उष्मा आखिर कहाँ से, तो इनके स्थितिज ऊर्जा ही वहां पर ऊर्जा के रूप में उत्पन्न हुई थी। इस तरह से जब हम दो चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने से उसमें ऊर्जा का क्षरण होता है, और उसका मान कितना होगा, तो इस सूत्र से आप लोग उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखेंगे इसमें कि ऊर्जा हानि का जो कारण है वो कारण क्या है, तो गोलों पर आवेश का पुनर्वितरण, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दो चालकों को, ठीक है, जो ऊर्जा का हानि हो रहा है जोड़ने पर, वो क्यों हो रहा है, तो जोड़ने पर जो ऊर्जा की हानि हो रही है उसका कारण क्या है, तो आवेशों का पुनर्वितरण है, ठीक है। तो और आवेश आपको मालूम ही है कि उच्च विभव वाले से किधर जाता है, निम्न विभव की ओर जाता है, और तब तक जाता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो आज आपने जो पढ़ा है इस पर आंकिक प्रश्न आज सॉल्व कर लीजिएगा, जहाँ समस्या होगी उसे पूछिएगा, उसे बताने का प्रयास होगा। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, आपकी जो द्वितीय द्विमासिक परीक्षाएं हैं वो 26 से होना है, तो उसकी पूरी तैयारी कर लें, और उस परीक्षा से संबंधित कुछ पूछना होगा तो पूछिएगा, बताया जाएगा।